नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। खेती की इन बातों को शुरू करने से पहले आज मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आपको हमारा कार्यक्रम इतना पसंद आया और आपके ही अनुरोध पर हम आज विशेषांक को प्रसारित कर रहे हैं। विशेषांक इसलिए क्योंकि ग्रीन टीवी ने कुछ दिन पहले मशरूम की खेती के बारे में विस्तार से बताया था, ताकि आप भी मशरूम की खेती करके मुनाफा कमा सके। हमें खुशी है कि आप हमारे चैनल के जरिए प्रगतिशील खेती कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से आपको विस्तार से बताते हैं मशरूम की खेती, उसकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग से जुड़ी कुछ खास बातें। मशरूम स्वाद में लाजवाब, पौष्टिकता में बेमिसाल, लेकिन खेती भी कुछ कम फायदेमंद नहीं। हमारे सहयोगी आकाश विश्वास मशरूम की खेती से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने के लिए पहुंचे पंतनगर यूनिवर्सिटी और मशरूम ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के ज्वाइंट डायरेक्टर केपीएस कुशवाहा से जाना कि कैसे किसान मशरूम की खेती से फायदा उठा सकता है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि सर मशरूम क्या होता है? देखिए आकाश जी, जो आपने सवाल पूछा है कि मशरूम क्या चीज़ है। मशरूम एक विशेष प्रकार का कवकों का वर्ग है। अच्छा। कवक या फफूंदी हिंदी में कहा जाता है, आमतौर पर लोग जानते हैं यहाँ पर। वैसे फंजाई है अंग्रेजी में। हिंदी में उसको आमतौर पर हम लोग कवक कहते हैं या फफूंदी कहते हैं। और इन फफूंदियों का जो है बहुत बड़ा एक वर्ग है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। इसको फंगल किंगडम में ही रखा गया है। इस साम्राज्य में कुछ एक फफूंदियाँ ऐसी हैं जो अपना फल बनाती हैं। अच्छा, मतलब फफूंदियों का भी फल बनता है? फफूंदियाँ जो फल बनाती हैं। अच्छा। उन फलनकाय, फल का है फलनकाय का है, फल जैसी रचना, उस फलनकाय को ही मशरूम कहा जाता है, जिसको आँख से हम आसानी से देख सकें, हाथ से उसको छू या उठा सकें। अगर ऐसी कोई रचना फफूंदी बना रही है तो सब मशरूम कहलाते हैं। आज के परिवेश में ऐसा हो गया है कि मशरूम वो चाहे खाने वाला है या नहीं खाने वाला है, हर किसी मशरूम का कहीं ना कहीं उपयोग है। या तो हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं कुछ दवाइयाँ बनाने के इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इस तरह से मशरूम दो भाग में बट गया, एक तो खाने वाले और दूसरे जो है औषधीय मशरूम, खाद्य और औषधीय। अच्छा, मशरूम में भी औषधीय मशरूम भी हैं। अच्छा। कुछ एक ऐसे हैं जिनको हम खा भी रहे हैं और औषधि दोनों काम में आते हैं। कुछ दोनों काम के हैं, कुछ केवल औषधियाँ बना रहे हैं, कुछ केवल खाने के काम आ रहे हैं। तो इस तरह से मशरूम कई तरीके के हो जाते हैं। तो सर मशरूम एक फल है मान के चलते, आपने जैसे कि अभी कहा। अक्सर हमने देखा जो बाकी सब्जियां होती हैं, जो बाकी फल होते हैं, उनके पत्ते, शाखाएं अक्सर क्या आमतौर पे हरी होती हैं। मशरूम में ऐसा नहीं होता, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हमें ये कहना है कि वनस्पति जगत जो है बहुत बड़ा जगत है। लगभग सभी वनस्पतियों में जो पौधे हमारे हैं वो हरे होते हैं। हरे होने के पीछे है कारण कि उनमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। जी। या हिंदी में कहें तो पर्णहरित भी कहा जाता है। तो पर्णहरित जो तत्व है जो हरा बनाता है पौधों को। लेकिन मशरूम एक ऐसा है जिसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है कि एक क्लोरोफिलस या बिना पर्णहरित वाला पौधा। तो क्लोरोफिल नहीं है, उसके बावजूद ये सब्जियों के कैटेगरी में आता है। आमतौर पर हम लोग इसको सब्जी बना करके ही खाते हैं। हाँ। जिसकी वजह से इसको सब्जी की कैटेगरी में रख दिया गया। अच्छा। वैसे खाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके अपना लिए गए हैं। अब हरापन जो है, जो इस सब्जियों में हरित पदार्थ जो है मशरूम में नहीं पाया जाता है। मशरूम में प्रोटीन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। अच्छा। प्रोटीन की गुणवत्ता क्यों अच्छी है? प्रोटीन की गुणवत्ता को जो निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो अमीनो अम्ल हैं। हमारे शरीर को कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है और उन आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं हमारे, उसमें कुछ एक ऐसे हैं जो वनस्पतियों में पाए जाते हैं, कुछ एक ऐसे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो हमारे
एनिमल प्रोटीन है उसमें पाई जाती है। जैसे मीट खाने वाले लोग हैं, अंडा खाने वाले हैं, दूध में पाई जाती है, लेकिन सब्जियों में नहीं पाई जाती। हाँ। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जिसमें वो दोनों को मिला करके, वनस्पति में जो पाया जाता है वो भी पाया जाता है, एनिमल में जो पाया जाता है उसको भी पाया जाता है। वो भी प्रोटीन जो अमीनो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो इस मशरूम में पाए जाते हैं, जो कि वनस्पति में जो या हमारे जो वानस्पतिक सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां हैं, उसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल की कहें कि उपलब्धता नहीं है, और वो आवश्यक अमीनो अम्ल इस मशरूम में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता मानते हैं कि कई गुना ज़्यादा है अन्य सब्जियों की तुलना में। अच्छा, मतलब अन्य सब्जियों से परे इसमें क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन की क्वालिटी अच्छा। अच्छी है। खेती बाड़ी की अगर बात करते हैं, एक अंतर की बात है, हमारी और सब्जियां जो हैं खुले खेत में होती हैं, जिसके लिए खेती योग्य ज़मीन चाहिए। जी जी जी। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जिसकी खेती योग्य ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। हम बिना खेती योग्य ज़मीन के, जो हमारे किसान कुछ ऐसे हैं जिनको कहते हैं भूमिहीन किसान, जिनके पास खेती योग्य ज़मीन नहीं है, तो भूमिहीन किसान भी इस मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं अपने घर में। मशरूम की खेती के लिए सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि इसकी खेती के लिए आपके पास जमीन का होना जरूरी नहीं। इसे आप अपने घर में भी बेहद आसानी से उगा सकते हैं। बस इसके लिए मशरूम की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। मशरूम से जुड़ी अन्य जानकारियों को आपसे साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बातें खेती की मशरूम स्पेशल में। आज हम आपको दिखा रहे हैं मशरूम की खेती से संबंधित कुछ दिलचस्प पहलू, जिसकी जानकारी लेने हमारे सहयोगी आकाश पहुंचे थे उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय में। वैसे जब हम आपको मशरूम की खेती की जानकारियां दे रहे हैं तो शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी खेती का लाभ क्या है। देखिए आकाश जी, मशरूम खेती करने के लिए हम जो किसान को बता रहे हैं उसके पीछे कारण यह है कि एक तो किसानों को उनकी जो यूजलेस ज़मीन है या बेकार ज़मीन है, जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, वो बंजर ज़मीन है या पथरीली ज़मीन है, ऐसी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, और वहाँ पर वो घर बना लें, या तो पक्का बना लें या इवन घास फूस की झोपड़ी से भी बना करके मशरूम की खेती करना संभव है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि घर जो मशरूम हाउस हम बना रहे हैं वो पक्का हो, झोपड़ी में भी मशरूम उगाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर सस्ते में आपको करना है अच्छा। तो झोपड़ी बना करके भी आप मौसम के हिसाब से बदलते हुए मशरूम खेती आप कर सकते हैं। अच्छा। तो एक तो फ़ायदा ये है। जी। दूसरा फ़ायदा ये क्या है कि अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जहाँ जिस घर में रह रहे हैं, आपके पास बाथरूम है, अपने सब्जी के लिए आप बाथरूम में भी आप मशरूम के बैग रख करके आप उसमें भी उगा सकते हैं। अच्छा, यानी कि घर का बाथरूम भी मशरूम उगाने के लिए हम इस्तेमाल अगर कर आपका सकते हैं। पक्का घर है, छत है, अच्छा। तो छत पर भी कुछ ऐसा बना दें कि उसमें रोशनी या धूप ना जाए, तो उस छत पर भी खेती की जा सकती है इसकी। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ धूप ना हो, धूप नहीं चाहिए छाया हो इसको, और छाया वहाँ हो। मशरूम आराम से उगाया आमतौर जा पर सकता है। मशरूम की जो आवश्यकता है, जी। ज़्यादा समय इसको अंधेरा चाहिए। अच्छा। तो अंधेरा करने के लिए आपको चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा। तो या तो आपके अपने बाथरूम में रख लें, या झोपड़ी बना लें, या छत पर भी कुछ ऐसा व्यवस्था करें ताकि वो अंधेरा कर सकें। अच्छा। हवा इसको ज़रूर चाहिए, अच्छा। ताज़ी हवा की ज़रूरत है। इसके लिए जो कमरा आप बना रहे हैं, चाहे झोपड़ी बना रहे हों या छत पे बना रहे हैं अपने, तो इसके लिए खिड़की और रोशनदान की व्यवस्था हो। 24 घंटे में मशरूम को 3-4 घंटे ताज़ी हवा और रोशनी की ज़रूरत पड़ती है बस। तो ऐसी व्यवस्था आप बना लेंगे, वहाँ आप खेती कर सकते हैं इसकी। तो एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा इसकी मशरूम खेती का ये है कि हम खेती बाड़ी से जो बेकार की चीज़ें निकल रही हैं, जैसे गेहूं का भूसा हुआ या धान का पुआल है, गन्ने की पत्ती है, पेड़ पौधों की पत्तियाँ इवन है, जो भी है, आमतौर पर हम लोग उसको या तो आग लगा के जला देते हैं जी। अधिकतर या जला दिया जाता है। अदर जला दिया था। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो बहुमूल्य संपदा है उसको हम जला करके राख कर दिए। उसी बहुमूल्य जो संपदा हमारी है, जिसको हम लोग जला दे रहे हैं, उनको हम इकट्ठा करके रख लें और उसका इस्तेमाल करके हम अच्छी खासी जो है अपनी सब्जी उगा सकते हैं। तो ये किसानों के लिए फ़ायदे की बात है।
मशरूम जब उगाया जा सकता है, फसल को हर तरीके की मतलब जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह है जो जीने उसको उगाने की जो सामग्री है, जो नेचुरल सामग्री होती है, जो प्राकृतिक सामग्री है, वो कैसे मिलती है? उसका पालन पोषण उस चीज़ से कैसे हो सकता है? देखिए, आप जो पूछना चाह रहे हैं, जैसे भूसा है, हम उसी भूसे को अपने जानवर को खिलाते हैं। हाँ खिलाते हैं ना जी, हमारा जानवर जिंदा रहता है और हमें दूध भी देता है, बिल्कुल उसी से दे रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारा जानवर उसको खा के जिंदा रह सकता है, तो हमारी जो मशरूम है वो भी उसमें, उस भूसे में इतना तत्व तो है कि उसको लेकर के वो पैदा होती है। ख़ास तौर से देखिए, अलग अलग मशरूम की प्रजातियां हैं। कुछ एक प्रजातियां हैं जैसे भूसे में हमारे कुछ विशेष तत्व हैं जो लिग्निन या सेलुलोज, दो ऐसे तत्व हैं जो हमारे जानवर की आंत नहीं पचा पाती हैं आमतौर पर। तो मशरूम एक ऐसा है कि उसको अगर लगा देते हैं तो उस लिग्निन और सेलुलोज उसको चाहिए, तो लिग्निन सेलुलोज को डिग्रेड करता है और उसी को अपने खाद्य पदार्थ के तौर पर वो इस्तेमाल करता है या अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। और हमें सब्जी देता है वो। मतलब जो चारे पुआल होते हैं या पैरे होते हैं, वो पशुओं के इस्तेमाल में भी आ रहे हैं और यहाँ मशरूम के इस्तेमाल में भी आ रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। कुछ किसान भाई हमारे जो हैं सवाल करते हैं अक्सर, जो छोटे किसान हैं ख़ास तौर से, उनका कहना है कि हम अगर मशरूम उगाने में अपने भूसे को या पुआल को इस्तेमाल कर लिए तो हम अपने जानवरों को क्या खिलाएंगे। तो आपको ये कहना मैं बताना चाहूँगा कि मशरूम की एक प्रजाति ऐसी है जो उसको ढिंगरी मशरूम के आमतौर नाम से जाना जाता है यहाँ पर। उसको, उस मशरूम को अगर उगाते हैं तो उससे मशरूम भी उगा सकते हैं और मशरूम उगाने के बाद जो भूसा बच गया उसको जानवर को भी खिला सकते हैं। अच्छा, तो किसानों के लिए है कि उस भूसे का कहें कि डबल उपयोग हो हाँ गया। डबल उपयोग, जहाँ मुनाफा कमान, हाँ मुनाफा कमाने के बाद, जैसे गेहूं की फसल हो गई या धान की फसल हो गई, मुनाफा कमाने के बाद जो किसान भाई उसको जला देते हैं, ना जलाएं, उससे मशरूम उगाएं और मशरूम उगा करके अगर ढेंगरी मशरूम उगा रहे हैं तो उसके बचे हुए भूसे को फिर आप अपने जानवर को भी खिला सकते हैं। यानी लागत कम और मुनाफा दुगना। अगर आप ढिकरी मशरूम उगाते हैं तो मशरूम तैयार होने के बाद उस भूसे या पुआल को अपने जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं एक खास जगह जहां सुनियोजित तरीके से होती है मशरूम की खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे विशेषांक मशरूम स्पेशल में। चलिए अब आपको दिखाते हैं फसल कक्ष, जिसे मशरूम की खेती के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। मशरूम उगाने के लिए एक कमरा बनाना होता है, खुले में नहीं किसी खेती होती है। अब वो कमरा पक्का हो या घास फूस का भी हो सकता है, छांवदार होना चाहिए। हाँ, तो ये एक कमरा है मशरूम उगाने, जिसको हम लोग फसल कक्ष कहते हैं जी। और ये पक्का बना हुआ है, घास फूस का नहीं। घास फूस का भी कमरा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये पक्के फसल कक्ष में एक तो है कि आपको कमरा हो, खिड़की और रोशनदान होने चाहिए, और इस तरह के जो रैक्स हैं, अच्छा, ये रैक्स होने चाहिए ताकि एक के ऊपर एक हम कई टायर के बना दें, ताकि प्रति इकाई क्षेत्रफल हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें। जो हमने दो रैक बना रखे हैं, एक इधर और एक इधर, इसके बीच में, दो रैक के बीच में आपको वर्किंग स्पेस चाहिए ताकि हम उसके अंदर आकर के बैग को रख सकें, उसमें पानी लगाना तो लगा सकें। तो ये आपने जो पूछा, ये एक प्रकार का ये फसल कक्ष है जो पक्का है। अच्छा, ये गेहूं का भूसा है जो आप ये देख रहे हैं, गेहूं का भूसा है नीचे, उसके ऊपर करीब 1 से 1.5 इंच मोटी आवरण मृदा, या उसको केसिंग सॉइल भी कहते हैं अंग्रेजी में, इस आवरण मृदा की 1.5 इंच मोटी परत डाली जाती है उसके ऊपर। और वो परत डालने के लिए है कि जब हम पहले बीज मिलाते हैं गेहूं के भूसे में, और जब बीज फैल जाता है, बीज फैलने का मतलब है कि उसके आपके पॉलीथीन के जो थैले हैं वो बाहर से ही आपको सफ़ेद सफ़ेद लगेगा कि फफूंदी जैसी कुछ रचना फैल गई है। अच्छा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब आपको बैग को खोलना है और उसके ऊपर आवरण मृदा करीब 1 इंच मोटी, 1 से 1.5 इंच बराबर फैलाना है, और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें तो मशरूम निकलने लगेगा।
अच्छा सर, ये तो रही जब हम आवरण मृदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सर यहाँ पे जो है, जो सिर्फ धान के पुआल से बनाई गई है, ये कौन सी किस्म की मशरूम इसमें उगते हैं? इसको उगाने के लिए केवल रात भर भूसे को भिगाना है और उसमें आपको बीज मिलाना है ढेंगरी मशरूम का। अच्छा। ढेंगरी मशरूम का जो बीज मिलाते हैं, अगर आपका गेहूं का भूसा आपने ले रखा है और भिगाने के बाद उस भूसे का वजन अगर 1 कुंटल के आसपास है तो उसमें लगभग 2 किलोग्राम बीज मिलाते हैं और बीज मिला करके इस तरह से आपको थैले तैयार करने हैं और आपको लगेगा कि सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी थैलों के बाहर आ गई, आपको इसे दिखाई देने लगेगा बाहर से। और ऐसी स्थिति आने पर आपको सावधानी से प्लास्टिक के थैले को काट करके हटा देना है। जैसा आपने देख रहे हैं इसमें इसको थैले को काटा दिया गया है, तो इसमें से आपको मशरूम निकलता हुआ दिखाई देने लगेगा। पहले मैंने आपको बताया कि आवरण मृदा डालने की, आवरण मृदा डालने का काम केवल बटन मशरूम और दूधिया मशरूम में किया जाता है। अच्छा। ढेंगरी मशरूम में आवरण मृदा की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पुआल की मदद से ही उग जाता है। उसी पर उग जाता है, आवरण मृदा की जरूरत नहीं है इस पे। अच्छा, तो ये जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मशरूम इस वक्त जो प्लास्टिक के जो बैग है वहाँ से बाहर आ चुका है। तो क्या ये मशरूम इस वक्त तैयार है इस्तेमाल करने के लिए? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक से बाहर आ रहा है, इसमें जो हम लोग लगाते हैं बीज मिला करके भूसे को इसमें भर दिया, तो चूंकि गर्म ना हो, गर्म हो अगर होता है, कोई चीज़ बंद कर देंगे तो गर्मी होने लगेगी। भूसे की जो कहें कि प्रकृति है कि जब वो बंद हो जाएगा तो गर्म होगा, भूसा का घर बहुत गर्म हो जाता है और पानी मिल गया तो गर्मी और बढ़ने लगती है। तो गर्म होने से बीज कहीं मर न जाए, उससे बचाने के लिए इस थैले के चारों तरफ कुछ छेद बना देते हैं ताकि ताज़ी हवा उससे, मतलब हवा का आना जाना बना रहे और गर्मी अगर अंदर पैदा हो रही है तो गर्मी भी निकल जाए। अच्छा। कुछ गैस बन रही है तो गैस बाहर निकल जाए उससे, ताकि हमारा जो मशरूम का बीज इसमें हमने मिला रखा है वो खराब ना होने पाए और बीज आसानी से चारों तरफ फैल जाए। और जब इसकी समय जब पूरा हो जाता है लगभग 12-15 दिन का, अगर आप प्लास्टिक के थैले को काटने में अगर देरी करते हैं तो जो आपने छेद बनाया था चारों तरफ, उन्हीं छेद के सहारे से मशरूम अपने आप निकलने लगता है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति आना एक मतलब हो गया है कि आपको थैले को काट के हटाना है। अब थैले को जब काट के हटा देंगे तो चारों तरफ से मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और मशरूम को हम इस्तेमाल उसी वक्त कर सकते हैं या फिर उसकी भी कोई अवधि होती है कि हाँ, कि अब ये मशरूम इस्तेमाल करने के लायक हो गया है, अब इसको हटाया जा सकता है या निकाला जा सकता है? देखिए, निकालने की जो अवस्था है या मशरूम तोड़ने की जो अवस्था की बात आप कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अलग अलग मशरूम में अलग अलग अवस्थाएं हैं। सर, मेरा अगला सवाल कि इस वक्त हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं, वो किन किन प्रजातियों की खेती कर रहे हैं मशरूम की? लेकिन किसानों के स्तर पर जो मशरूम पैदा किया जा रहा है, जो उगाया जा रहा है, वो कुल 4 तरह की प्रजातियां हैं। अच्छा। जो अपने देश में खेती की जा रही हैं। और सबसे प्रमुख प्रजाति जो है वो बटन मशरूम है जी। बटन मशरूम अपने देश में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है और आमतौर पर बटन मशरूम की खेती सर्दी के मौसम में होती है। लगभग 14 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर आपको वातावरण में मिल रहा है, तब तक इस बटन मशरूम खेती आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत प्रमुख प्रजाति है। दूसरी जो प्रजाति है जिसको आमतौर पर ढेंगरी मशरूम या वेस्टर्न मशरूम के नाम से जाना जाता है, इस ढेंगरी मशरूम की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं चाहिए और न बहुत ज़्यादा गर्म मौसम चाहिए, मतलब गर्मी और सर्दी के बीच का मौसम चाहिए। तो सितंबर अक्टूबर का महीना बिल्कुल उपयुक्त है इस ढेंगरी मशरूम खेती के लिए। अगर तापमान की अगर बात किया जाए तो ढेंगरी मशरूम की खेती करने के लिए 18-20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगर पहुंचता है, तब तक इस मशरूम की खेती आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। ये तो हो गई दूसरी प्रजाति। तीसरी एक प्रजाति और है जो गर्म मौसम में करते हैं, मतलब गर्मियों में, गर्मी के एक मौसम में करते हैं खेती, जिसको दूधिया मशरूम कहते हैं। दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए जो तापमान की आवश्यकता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35-36 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तब तक आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। वैसे ही एक और प्रजाति है जिसको आमतौर पर पुआल मशरूम या कुछ लोग पैरा मशरूम भी कहते हैं, उसकी खेती भी गर्मी के मौसम में ही होती है। तो अगर आप भी मशरूम की खेती करने का विचार बना रहे हैं
तो इसकी प्रजातियों का चयन मौसम के हिसाब से करें। ऐसा करके आप साल भर इसका उत्पादन कर सकते हैं। और भी इसके बारे में बहुत सी जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बातें खेती में। और आज अपनी खास पेशकश में हम आपको बता रहे हैं मशरूम की खेती से लेकर उसके व्यापार और प्रोसेसिंग से जुड़े तमाम मुद्दों पर विशेषज्ञों की राय और उनकी उपयोगी सलाह भी। मशरूम की फसल तैयार होने के बाद बारी आती है फसल को बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि आपको मिल सके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। और इस पर हमने बात की बीज प्रजनन विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश चंद्रा से। देखिए, खुम्ब जो है इसको खुम्बी भी बोलते हैं मशरूम। ये आमतौर पे जो बाज़ार में आती है वो बटन मशरूम के नाम से होती है। गोल सिर होता है और उसमें एक छोटी सी डंडी होती है। तो ये बटन मशरूम जो है ये इसका प्रचलन सबसे अधिक है। लेकिन एक और किस्म की खुम्बी है जो पूर्वी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है, उसको ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं, प्लूटोरस। तो खेती में कौन सी आप लगाएंगे इस पर निर्भर करेगा कि आप कहाँ हैं। अगर आप उत्तर भारत में या मध्य भारत में हैं तो बटन मशरूम ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं या ठंडे प्रदेश में हैं तो वहाँ पर ऑयस्टर मशरूम ज़्यादा अच्छा होता है। मार्केट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप जब इसको निकालते हैं, काटते हैं बाज़ार के लिए, तो उस वक़्त ये ज़रूरी होता है बटन मशरूम में ख़ास तौर से कि उसकी जो नीचे की डंडी है वो बहुत छोटी ना हो, उसमें लंबी से लंबी डंडी को काटा जाए, क्योंकि फिर ये उस अवस्था में इसको सुरक्षित रखना, बाज़ार में ज़्यादा देर तक सही रहना, अच्छी अवस्था में रहना, गुणात्मक तरीके से रखना ज़्यादा आसान होता है। तो बाज़ार ले जाने के लिए एक तो ये ज़रूरी है कि बहुत छोटी खुम्बी ना तोड़ी जाए, थोड़ी सी बड़ी हो, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो। इसका जो आकार है वो 3 सेंटीमीटर से ऊपर अच्छा नहीं माना जाता। तो 2 से 3 सेंटीमीटर जब उसका सिर बटन हो जाए तो उस अवस्था में काटकर उसको बाज़ार ले जाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बाज़ार में भी यह 1 हफ्ता 10 दिन तक सुरक्षित रहती है। ये नाजुक चीज़ है और तोड़ने में भी सावधानी बरतना चाहिए, और उसको स्टोर करके या पैक करके ले जाने में भी आम तौर पे इसको जब बाज़ार लेकर जाते हैं तो छोटे पैकेट्स में बनाकर या बड़े पैकेट्स में बनाकर ही लेकर जाना चाहिए। इसको खुली अवस्था में, जैसे हम और सब्जियां बोरी में बंद करना है या क्रेट में बंद करना, उस तरह से नहीं जाता है। इसके लिए प्लास्टिक के छोटे पैकेट्स जो आते हैं उसको पॉलीविनाइल से कवर करके, जिसमें छोटे छोटे छेद बना रखे हों, यानी इसमें ना तो नमी बहुत ज़्यादा हो ना नमी का नुकसान आसानी से हो, उस तरह से उसको पैक करके लेकर जाना चाहिए। तभी बाज़ार में ये अच्छी अवस्था में रह सकती है। और जैसे ही घर से चलता है और बाज़ार तक जाता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस गाड़ी में हम लेकर जा रहे हैं उसमें गर्मी ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो उससे मशरूम की शक्ल भी बिगड़ेगी, उसका स्वाद भी बिगड़ेगा और उसकी गुणवत्ता में भी फ़र्क आएगा। और ये सब बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है मुनाफे का जो गुणा भाग है, गुणा जोड़ है, वो भी बिगड़ जाएगा। तो इन बातों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, जितनी इसकी अलग अलग किस्में होती हैं उस पर भी रख रखाव ऐसा कुछ होता है कि कोई ऐसी वैरायटी है जो कम सहेज मांगती है, कोई ज़्यादा इसकी केयर मांगती है, ज़्यादा उसमें देखभाल की ज़रूरत होती है जब हम उसे तोड़ के बाजार तक पहुंचाएं? उस बीच 13-14 किस्में ऐसी हैं मशरूम्स की जो बहुत चलन में हैं, लेकिन भारतवर्ष में ये 2 ही किस्में हैं, जो ऑयस्टर टाइप और बटन टाइप, जो ज़्यादा चलती हैं। अगर ऐसा मौका आ जाए कि हमारे को संभाल करनी पड़ जाए, ज़्यादा दिन के लिए बाज़ार में ले जाने में दिक्कत आ रही हो, तो मशरूम को सुखाया भी जा सकता है। सूखी मशरूम जो है वो उतनी ही प्रचलित है जितनी के ताज़ी, और उसका प्रयोग भी उतना ही लाभकारी है जितना कि ताज़ी मशरूम का है। तो ये देखना होगा किसान को कि उसके पास बाज़ार पहुंचने में अधिक समय नहीं है, तो उसे ये चाहिए कि
उसको ताज़ा ताज़ा ले जाए, और अगर उसके पास अधिक समय है तो उसको वो सुखा भी सकता है। सुखाने के बाद उसका और किस किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है? जब वो सूखी हुई मशरूम जो है उसको प्रयोग करने से पहले थोड़ा भिगोना पड़ता है जी। जैसे आमतौर पे सूखी चीज़ों के लिए करते हैं, उसको थोड़ा देर भिगो के और फिर उसको वैसे ही प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि हम लोग ताज़ी सब्जी का करते हैं। हर एक किसान के पास साधन नहीं होते कि उसकी डिब्बा बंद तरीके से उसको सुरक्षित कर सके, तो सुखाने के समय कोई भी रसायन लगाना उसके लिए सही नहीं माना जाता। आमतौर पे पहले लोग ये करते थे कि उसको थोड़ा नमक, जो खाने वाला नमक होता है सोडियम क्लोराइड, वो लगा के सुखाते थे ताकि सूखने में उसको आसानी हो जाए, जल्दी से सूखा जाए, क्योंकि नमक जब हम डाल देते हैं तो उसका जो नमी है वो एकदम सोख लेता है और उसके सूखने में आसानी होती है। और नमक एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, यानी उसमें कोई फफूंदी या कोई बाद में बीमारी नहीं लगती। लेकिन अब ऐसे साधन आ गए हैं जिसमें कोई भी केमिकल यूज़ करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उससे क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, उसकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि नमक के साथ जब आप उसका मॉइस्चर निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारे उसके जो गुण हैं, अच्छे गुण जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके सुखाने के अच्छे तरीके आ गए हैं। जैसा मैं बताना चाहूँगा कि आजकल छोटे स्तर पर भी हवा का प्रयोग करके, सूर्य की गर्मी का प्रयोग करके हम उनको सुखाने के साधन जुटा सकते हैं छोटे स्केल पर, एक किसान के लेवल पर। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका तो ये है जो आमतौर पे बहुत आजकल व्यापक हो गया और इसीलिए किसान लोग इसमें रुचि दिखाने लगे हैं। आजकल डिब्बा बंदी करके मशरूम को बाज़ार में भेजा जाता है ताकि ऐसे मौसम में भी वो उपलब्ध हो बाज़ार में जब खुम्बी की खेती कठिन होती है या नहीं हो पाती है। और कई किसान लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने संगठन बना के इसको बेचना शुरू किया है, और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, खाद्य पदार्थ कंपनियां, जो डिब्बा बंद सब्जियां बेचती हैं और उसमें मशरूम जो है उसका बड़ा प्रमुख स्थान है। नाजुक फसल लेकिन मुनाफा दमदार, और मुनाफा कमाने के तरीके हम विशेषज्ञों के माध्यम से आप तक पहुंचा ही रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मशरूम पर कुछ और खास जानकारियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल अंक में। इस चर्चा को देखकर अगर आपके मन में भी ये जिज्ञासा हो रही है कि क्यों ना आप मशरूम की खेती करें, तो बेझिझक इसके लिए आप सरकारी संस्थाओं की मदद ले सकते हैं जो मशरूम की खेती के लिए किसानों को ट्रेनिंग भी देती हैं। क्योंकि जैसा हम लोग सब जानते हैं अब कि मशरूम की खेती से बहुत लाभ होता है किसान को, और पैसा ऐसी चीज़ है जिसके लिए आदमी मेहनत भी करता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी हैं भारतवर्ष में, सबके पास ये सुविधा है कि वह किसानों को मशरूम की खेती पर ट्रेनिंग प्रदान करें। ये ट्रेनिंग अलग अलग किस्म की है। कुछ किसान ऐसे हैं जो थोड़े पढ़े लिखे जागरूक हैं, उनके लिए 2 से 3 दिन का कार्यक्रम होता है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनको, जैसे आपने बताया, पहली बार होते हैं, उनको जागरूकता भी नहीं है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। उनके लिए ये भी सुविधा है कि पूरा सीज़न, यानी जहाँ से हम स्पॉन, जिसको बीज बोलते हैं, स्पॉन से शुरू करके स्टोर तक, जिसमें 2 से 3 महीने लगते हैं, पूरे 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। तो 3 दिन से लेकर 7 दिन से लेकर 10 दिन से लेकर 3 महीने तक के कई तरह के प्रोग्राम हैं जो मशरूम के कल्टीवेशन के लिए, मशरूम पैदा करने के लिए सिखाए जाते हैं। इसके अलावा मशरूम की खेती में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका हमें शुरू से ध्यान रखना होता है, वातावरण को लेकर, भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर, ज़मीन को लेकर, कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक बिंदु, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो उत्पाद पर, मशरूम पर पड़ता है। मशरूम की खेती पूर्णतया जैविक खेती है। इसमें केमिकल्स का प्रयोग सुरक्षा के ढंग से तो किया जाता है, लेकिन मशरूम उगाने के लिए किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं। मशरूम उगाने के लिए जो वातावरण तैयार किया जाता है, जो कमरा तैयार किया जाता है, उसकी सफाई के लिए हम लोगों को फॉर्मल्डिहाइड जैसी केमिकल्स को ज़रूर यूज़ करना पड़ता है, ताकि वहाँ पर कोई फफूंदी, कोई कीटाणु,
कोई कीट ऐसे न रह जाएं जो कि फसल को नुकसान पहुंचा सकें। इसमें पूर्णतः देसी खाद प्रयोग होती है और देसी भूसा वगैरह इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर मशरूम को उगाया जाता है और मशरूम को काट के बाहर ला के उगाने के दौरान किसी भी किस्म के केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने डिब्बा बंद की बात कही कि उस तरीके से भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। पैकेजिंग की हम बात करते हैं, इसके अलावा हम आयात निर्यात की जो बात होती है वहाँ पर भी हम इस पे ध्यान दे सकते हैं। और क्या क्या कर सकता है किसान? मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग विविध ढंग से किया जा सकता है। तो जैसे डिब्बा बंदी है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जब इसको हम प्रिजर्व करके बाज़ार में बेचने की बात करते हैं तो सबसे आसान और सबसे व्यापक रूप जिसमें इसको किया जाता है वो डिब्बा बंदी ही है और बहुत आसान भी है। उसमें थोड़ा सा सफाई करना पड़ता है, इसको धो के और एक सॉल्यूशन बनाकर उसमें स्टेरलाइज करके इसको पैक कर दिया जाता है और वो डिब्बा कम से कम 6 महीने के लिए सुरक्षित रहता है। दूसरा तरीका ये भी है कि जितने संसाधन की कंपनियां हैं जो विदेश में बेचने का काम करती हैं, वो भी ये चाहती हैं कि उनके जो मापदंड हैं उनके हिसाब से उसकी डिब्बाबंदी की जाए। तो अगर उनके साथ संपर्क रखना है या उनके अनुबंध के अंतर्गत इसकी डिब्बाबंदी करनी है तो उनके जो मापदंड हैं उनको प्रयोग करना पड़ेगा और उनसे संपर्क करके उसके लिहाज से अपना सेटअप भी करना पड़ेगा और वो सहायता भी प्रदान करते हैं। यदि आपके पास साधनों में कोई कसर है तो वो उसको पूरा करवा के आपको साधन पर उपलब्ध करवा के अपने मापदंड के हिसाब से उसको पैक भी करवा हाँ, तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, किसान का भी फ़ायदा है और जो कंपनी उसको लेगी उसका भी फ़ायदा है। तो दोनों के फ़ायदे की बात यहाँ पर हो रही है। अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक हों, हम इसकी खेती की बात करें तो आमतौर पे जो एक बीज होता है जिससे खेती की शुरुआत होती है, इसका चूँकि एक फंगस की तरह होता है, इसके बीज एक लिक्विड फॉर्म में होता है। जी, इसका जो बीज है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको स्पॉन कहते हैं। ये क्योंकि एक तरह का आपने कुकुरमुत्ता बोला तो ये फंगस है। इसका जो प्रजननीकरण है वो स्पोर्स से या माइसीलियम, इसके धागे होते हैं जो तने के धागे होते हैं, उनसे होता है। आमतौर पर आज जिस मशरूम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम खेती करके बाज़ार में लाते हैं, इससे पहले हम लोग जब काफ़ी छोटे थे, गांव में रहते थे, तो गांव में पेड़ों के नीचे खुम्बी नेचुरल फॉर्म में अपने आप ही पैदा होती थी। उस वक़्त भी लोग खुम्बी खाते थे। खुम्बी, लच्छी, पंजाब का आपने जिक्र किया, वहाँ पर लच्छी के नाम से मशहूर है ये। तो वो खाई जाती थी, लेकिन क्योंकि नेचुरल खुम्बियाँ बहुत सारी जहरीली भी थीं, इसलिए लोग डरते भी थे इसको खाने में, क्योंकि कोई जहरीली खुम्बी इनके साथ मिलती जुलती अगर खा ली जाए तो उससे डेथ भी हो जाती थी, मर भी सकते थे लोग। तो इसलिए पहले चलन कम था। अब क्योंकि बीज की बात हम कर रहे हैं, बीज को प्योर रखने के लिए हम प्योर बीज रखते हैं जिसमें कोई किसी तरह का कोई संक्रमण किसी और चीज़ का नहीं होता। इसीलिए हम लोग सेटिस्फाइड भी हैं कि भाई ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है और प्योर है, डेंजरस नहीं है। इसका बीज बनाने में और बाद में जब इसका संशोधन किया जाता है, कोई भी चीज़ इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक्सपोर्ट किया जाता है, उस वक़्त भी हम लोग बहुत एहतियात बरतते हैं। एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है कि ये वही वाली फंगस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या हमारे को एक रेडिएशन, ये जो एटॉमिक रेडिएशन है, उससे हम दूसरी चीज़ों को मारकर इसको बचाकर ऐसा वातावरण पैदा करते हैं कि दूसरी चीज़ें इस पर संक्रमण ना हो पाए। तो इसका बीज बनाना जो है वो काफ़ी टेक्निकल काम है। उसके लिए स्पेशल किस्म के चेंबर चाहिए और एक भारत का पूरा एक अनुसंधान केंद्र इस पर लगा हुआ है, भारतीय मशरूम खुम्बी अनुसंधान केंद्र जो सोलन शिमला के पास है। और दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी एक कक्ष होता है जिसमें खुम्बी के बारे में सारा ज्ञान रखा जाता है, उसका बीज बनाने का प्रबंध होता है। बाज़ार में आमतौर पे इसका बीज स्पॉन नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक आदमी के बस की बात नहीं है कि इसका बीज बना सके, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है
ये काफ़ी जटिल है और हर एक इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो यांत्रिकी चाहिए, वो यांत्रिकी सबके पास उपलब्ध नहीं होती है। फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद दिखाएंगे मशरूम की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग से जुड़ी कुछ खास बातें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं मशरूम की खेती के सफर को और आपको बताते हैं कि इसके उत्पादन से लेकर बाजार तक पहुंचने में मशरूम की फसल कैसे प्रोसेसिंग और पैकेजिंग से होकर गुजरती है और बाजार से होते हुए कैसे पहुंचती है आपके घरों तक। आइए जानते हैं। खेत से जो फार्म से मशरूम आने के बाद उसकी वॉशिंग की जाती है। वॉशिंग करने के बाद ब्लांचिंग की जाती है। ब्लांचिंग का मतलब उसको उबलते हुए पानी में उबालना, गर्म करना। गर्म करने के बाद उसको टिन कैन के अंदर, जैसा कि आपने देखा है, उसको 400 ग्राम एक डब्बे के अंदर फिल किया जाता है। डब्बे के अंदर मशरूम का भरने के बाद उसका वज़न किया जाता है 400 ग्राम। उसमें ब्राइन डाला जाता है। ब्राइन का मतलब है नमक का सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। 2% साल्ट, 0.2% सिट्रिक एसिड, इसका सॉल्यूशन बनाकर टिन कैन के अंदर फिल किया जाता है। फिर एक मशीन से पास किया जाता है जिसको कि एग्जॉस्ट बॉक्स बोलते हैं। एग्जॉस्ट बॉक्स में एक जो डब्बा है, एक एंड से दूसरे एंड तक 8 मिनट के अंदर जाता है और उस 8 मिनट के अंदर टेम्परेचर लगभग 85 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है ताकि डब्बे के अंदर वैक्यूम बन सके। जितना अच्छा वैक्यूम होता है डब्बे के अंदर, उतनी उसकी लगभग सेल्फ लाइफ होती है। एग्जॉस्ट बॉक्स से पास होने के बाद डब्बे के ऊपर टिन कैन का जो एंड होता है, ढक्कन रखा जाता है, उसको सील किया जाता है। सील होता है डबल सीम, ताकि डब्बा कहीं से भी लीक ना हो, उसके अंदर कहीं से भी हवा ना जा सके और अंदर से भी कोई पानी जो है ब्राइन बाहर ना आ सके। उसको बिल्कुल एयर टाइट पैक किया जाता है, जिसको बोलते हैं डबल सीमिंग। डबल सीमिंग के बाद जो है डब्बे को स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइजेशन में हमारा जो है टाइम और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें टाइम होता है 55 मिनट और टेम्परेचर होता है 116 डिग्री सेल्सियस। जी राहुल जी, आपने तो ये पूरी प्रक्रिया बताई कि कैसे करते हैं, मशरूम की प्रोसेसिंग कैसे होती है। सबसे पहले आपने बताया कि इसकी धुलाई होती है। धुलाई कैसे करती हैं, इसकी कैसे धोते हैं, किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है? मशरूम की जो धुलाई होती है उसमें खास ख्याल ये रखा जाता है कि जो हमारे पास मशरूम आती है फार्म से मशरूम आती है तो उसमें कंपोस्ट के पार्टिकल्स उसके साथ में अटैच होते हैं, जो कि हमें साफ़ करने होते हैं और उसको हम साफ़ करते हैं पानी से, नॉर्मल वाटर से। स्टेनलेस स्टील के टैंक के अंदर हम उसकी वॉशिंग करते हैं, बाय हैंड वॉशिंग होती है उसकी। और उसमें KMS है जी, पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड, ये एक प्रिजर्वेटिव होता है, उससे उसकी सफाई की जाती है। जी, तो KMS डालने का मुख्य कारण क्या होता है, क्यों डालते हैं हम KMS इसलिए डालते हैं ताकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, एक तो वो ख़राब नहीं होती उससे, और उसकी वॉशिंग जो है, जो पार्टिकल्स उसके साथ अटैच होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो एक तरीके से इसकी सफाई हो गई, फ़ौरन पार्टिकल निकल गए। अगला महत्वपूर्ण स्टेप क्या है इसकी प्रोसेसिंग में? वॉशिंग के बाद मशरूम की ब्लांचिंग की जाती है। ब्लांचिंग का मतलब है उबलते हुए पानी में मशरूम को गर्म करना, और ये प्रक्रिया लगभग 8 मिनट के लिए की जाती है। 8 मिनट के अंदर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी में रहता है, जिसके कारण उसका जो है टिश्यूज़ के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, वो बाहर निकल जाती है, उसकी एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, और इसको ब्लांचिंग बोलते हैं। ब्लांचिंग किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ब्लांचिंग स्टीम जैकेटेड केटल होती है, उसके अंदर स्टीम आती है पाइपलाइन के थ्रू बॉयलर से, उबलता उससे जो है पानी उबलता है, और उस उबलते हुए पानी में ब्लांचिंग करते हैं।
कितने देर तक की जाती है ये ब्लांचिंग? लगभग 8 से 10 मिनट के लिए ब्लांचिंग की जाती है। जी, तो आप जैसे बता रहे हैं कि 8 से 10 मिनट के लिए ब्लांचिंग की जाती है। इससे फ़र्क क्या आता है मशरूम पे? प्रोसेसिंग से पहले ब्लांचिंग करना ज़रूरी है ताकि उसकी एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टॉप हो सके। तो ब्लांचिंग हो गई जैसे अब मशरूम की, आगे का क्या स्टेप होता है? ब्लांचिंग के बाद जैसे कि एक हीटिंग प्रोसेस है, उसके बाद उसको कूल किया जाता है ताकि उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो सके। राहुल जी, जैसे आप बता रहे थे कि ब्लांचिंग कर दी है, एक टेम्परेचर दिया गया है मशरूम को, आगे फिर क्या होता है इन मशरूम का? ब्लांचिंग के बाद कूलिंग की है, कूलिंग के बाद जो है ग्रेडिंग की जाती है। मशरूम जो है अलग अलग साइज़ की फार्म पर पैदा होती है। एक बड़े साइज़ की होती है, एक मीडियम साइज़, एक छोटा साइज़। बड़े साइज़ की जो मशरूम को हम ग्रेडर के द्वारा अलग करते हैं, जिसमें टॉप पर हमारी बड़े साइज़ की मशरूम होती है जिसको हम प्रीमियम क्वालिटी बोलते हैं, और जो है एक मीडियम क्वालिटी होती है, रेगुलर ग्रेड बोलते हैं जिसको। एक छोटे साइज़ की मशरूम होती है, वो उसको अलग पैक किया जाता है। जी, तो ग्रेडिंग का तरीका क्या होता है, कैसे होती है ग्रेडिंग? एक सीव्स के तरह का एक ग्रेडर होता है जो कि वाइब्रेट होता है, और उसमें मशरूम ऊपर से हम डालते हैं जिसकी कि अलग अलग तरह से ग्रेडिंग हो जाती है अलग अलग सीव्स में। जी, तो एक तरीके का मोशन होता है, शेकिंग होती है जिस वजह से ग्रेडिंग हो जाती है, और आकार के हिसाब से मशरूम को अलग कर लिया जाता है। तो आप आकार के हिसाब से बता रहे थे कि प्रीमियम है, स्मॉल है और मीडियम साइज़ है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ है हमारे देश में? जो कि प्रीमियम क्वालिटी की जो मोटी जो मशरूम होती है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर हमारे साउथ इंडिया में होता है, और साउथ इंडिया में इसका जो है हैदराबाद और बॉम्बे में इसका जो है जो हमारी प्रीमियम क्वालिटी की जो मशरूम है, मोटी मशरूम है, उसका तंदूरी मशरूम के लिए यूज़ किया जाता है। जी, और जो स्मॉल और मीडियम आप बता रहे थे, ये होटल इंडस्ट्री में सब्ज़ी और पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स पर यूज़ होता है। जो आमतौर से खाने में इस्तेमाल होता है वो प्रीमियम और स्मॉल जो साइज़ है मशरूम का वो होता है। तो देखा आपने, मशरूम तैयार होने के बाद आकार के मुताबिक अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है और आकार के आधार पर ही इसकी पैकिंग भी की जाती है। कैसे होती है ये पैकिंग, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मशरूम का सफर लगातार हमारा जारी है और चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्रेडिंग के बाद मशरूम कितने हिस्सों में बंटता है और फिर कैसे पूरा होता है पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का मशरूम का सफर। तो ग्रेडिंग हो गई, अब अलग अलग साइज़ के मशरूम हो गए, आगे इनका क्या होता है मशरूम का? इनको जो अलग अलग ग्रेड की मशरूम है इसको अलग अलग पैक किया जाता है। प्रीमियम क्वालिटी बड़े साइज़ की, मीडियम क्वालिटी रेगुलर ग्रेड बोलते हैं, और एक छोटे साइज़ की स्मॉल मशरूम यंग के नाम से वो अलग पैक किया जाता है। जी, तो इसकी पैकेजिंग का तरीका बताएं कि कैसे पैकेज करते हैं? पैकेजिंग का तरीका ये है कि टिन कैन के अंदर 400 ग्राम मशरूम फिल की जाती है, उसका वज़न किया जाता है। वज़न के बाद उसके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन डाला जाता है, नमक का पानी डालते हैं जो कि 2% साल्ट होता है जिसमें, और 0.2% सिट्रिक एसिड होता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्यों डाला जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों है? ब्राइन सॉल्यूशन इसलिए डाला जाता है, एक तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और साल्ट और सिट्रिक एसिड इसकी जो अपीयरेंस है उसकी जो को मेंटेन रखता है। अच्छा, इस वजह से ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं। अभी आप पैकेजिंग की बात कर रहे थे, डब्बों में भरा जाता है, तो वहाँ किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है? मशरूम ग्रेड होके आई हैं तो कोई ऐसी चीज़ है जिस हिसाब से हम उसको अलग करते हैं डब्बे में बंद करने से पहले? वहाँ पर सॉर्टिंग की जाती है इसकी। अगर कोई टूटा हुआ स्टेम है, उसका टॉप है अलग है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसको अलग से पैक किया जाता है मशरूम स्टेम और टॉप के नाम से। तो वो उसका एक अलग मार्केट है अगर देखा जाए तो? उसकी अलग से डिमांड होती है, अलग से सेल होता है। जी, और ये किस तरीके से बिकता है मार्केट में? मार्केट में एक कार्टन जाते हैं यहाँ से, और एक कार्टन के अंदर 24 पीसेज होते हैं 800 ग्राम के, और जो 400 ग्राम का छोटा मशरूम होता है वो एक कार्टन के अंदर 48 पीसेज होते हैं। जी, जो और बाकी पूरे जो मशरूम है वो डब्बा बंद होते हैं? डब्बा बंद किया जाता है सभी मशरूम। तो अभी आप बता रहे थे कि ब्राइन सॉल्यूशन डाला गया, आगे उस क्या होता है फिर आगे की प्रोसेसिंग? ब्राइन सॉल्यूशन डालने के बाद जो है एग्जॉस्टिंग की जाती है। एग्जॉस्टिंग का मेन पर्पज़ है जो सेल्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर से एयर बाहर निकालना और टिन कैन के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना। अगर टिन कैन के अंदर वैक्यूम नहीं होगा तो टिन कैन पफ हो जाएगा।
जो कि ख़राब हो जाएगा, खाने लायक नहीं होगा। तो वैक्यूम, इसको वैक्यूम फूड भी बोलते हैं इसी कारण से। टिन कैन के अंदर वैक्यूम होता है और वैक्यूम बनाने के लिए इसमें 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और लगभग ये जो हमारी मशीन आपने देखी है, एग्जॉस्ट बॉक्स बोलते हैं उसको, उसमें डब्बा 8 मिनट के लिए होना चाहिए। 85 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होगा जी। तो एक तरीके से ज़रूरी स्टेप है ये, बहुत ज़रूरी ताकि स्टेप। अगर ये स्टेप नहीं किया जाए तो हमारी मशरूम पफ हो जाएगी और वो खाने लायक नहीं बचेगी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि पफिंग क्या है और क्या नुकसान होगा। पफिंग का मतलब है अगर डब्बे के अंदर कोई कमी है प्रोसेसिंग के अंदर, वो डब्बा फूल जाता है, उसके एंड बल्ज हो जाते हैं। और अगर हम उसको फिर काटने के बाद उसको ओपन करेंगे डब्बे को, तो उसके अंदर से बदबू आएगी और वो खाने लायक नहीं होगा। और टिन कैन के ऊपर बाहर से लिखा होता है कि डू नॉट यूज़ पफ्ड और स्वेलोड कैन। जी, इस कारण से लिखा होता है। तो एक तरीके से उसकी वो लंबे समय तक चले, इसलिए एग्जॉस्टिंग की जाती है। इसलिए एग्जॉस्टिंग की जाती है। और आप कोई भी खाने का कोई भी प्रोसेस्ड जूस खरीदेंगे, कोई भी फूड खरीदेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक डब्बे के ऊपर लिखा होगा डू नॉट यूज़ पफ्ड और स्वेलोड कैन। तो एग्जॉस्टिंग हो गई है, अगला स्टेप क्या है प्रोसेसिंग का? एग्जॉस्टिंग के बाद सीमिंग का एक स्टेप है जो कि बहुत ज़रूरी है, डब्बे को ऊपर से सील करना। सील करना इसलिए में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर से कोई ब्राइन बाहर ना निकले, एयर बाहर से अंदर ना जा सके। अगर ये यहाँ पर भी सीमिंग अच्छी तरह नहीं होगी तो डब्बा पफ हो सकता है। जी, तो सीमिंग का तरीका क्या है, कैसे करते हैं? ये सीमिंग के लिए सीमिंग मशीन होती है जिसके अंदर चक्स और रोलर होते हैं जो कि डबल सीम करते हैं डब्बे को। जी, सीमिंग के बाद फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है मशरूम की प्रोसेस? डब्बे को सीम करने के बाद स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज में टाइम और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो हमारा टाइम होता है वो लगभग 55 मिनट्स होता है 800 ग्राम के कैन के लिए, और 45 मिनट्स होता है 400 ग्राम के कैन के लिए। और लगभग टेम्परेचर होता है 116 डिग्री सेल्सियस फॉर 55 मिनट्स। जी, तो ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन की जाती है? टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से स्टरलाइज की जाती है डब्बे बंद मशरूम। डब्बा बंद मशरूम स्टरलाइज की जाती है। और स्टरलाइज इसलिए भी किया जाता है, इसका मुख्य पर्पज़ ये है ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो किल हो सके। जी, जैसा कि आपने बताया कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो जो भी बैक्टीरिया, जो भी कीटाणु रहे होंगे वो नहीं रहते इसके वो बाद। नहीं रहेंगे। आगे क्या होता है फिर स्टरलाइजेशन के बाद? स्टरलाइजेशन के बाद टिन कैन की कूलिंग की जाती है। कूलिंग इसलिए की जाती है कि जो हमारा कुकिंग प्रोसेस है, हमने एक बहुत टेम्परेचर दिया है लगभग 116 डिग्री सेल्सियस, और वो उसमें कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट रहता है। कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट है और हमारा स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम उसको 35 डिग्री सेल्सियस पर उसको डब्बे को ठंडा करेंगे। हाँ, ठंडा क्यों करते हैं? ठंडा इसलिए किया जाता है कि ताकि हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो सके और डब्बे के अंदर ब्राउनिंग ना हो, और जो हमारा वेजिटेबल है उसके अंदर बर्निंग फ्लेवर ना आए। बर्निंग फ्लेवर का मतलब है अगर हमने जैसे कि कोई चीज़ हम बोलते हैं कि वो गर्म हो गई, ज़्यादा गर्म हो गई, तो उसके अंदर से एक जलने की टेस्ट आता है, तो उसको बर्निंग फ्लेवर बोलते हैं। और कूलिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारे फूड में बर्निंग फ्लेवर नहीं आए। कूलिंग हो गई, अब ये मशरूम हमारे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो आगे आप क्या करते हैं? कूलिंग के बाद इस मशरूम को की जो कैन है उनको 24 पीसीज 800 ग्राम और 48 पीसीज 400 ग्राम के कार्टन के अंदर पैक किए जाते हैं, और इसके बाद ये डिस्पैच के लिए प्लांट से, फैक्ट्री से बाहर जा सकता है। और ये जो हमारी कार्टन है मशरूम के, इनकी जो है हमारे देश के जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर इनकी डिमांड होती है, जैसे कि हैदराबाद है, बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता, बेंगलोर, जो भी बड़े बड़े शहर है, जयपुर है, जो भी है, सभी बड़े शहरों में इसकी डिमांड होती है। तो दोस्तों, खेत या कहे फसल कक्ष में उगने से लेकर हमारे घरों तक, हमारी प्लेट तक पहुंचने के बीच में न जाने कितने चरणों से होकर गुजरता है ये मशरूम। तो जाहिर है जायका तो मजेदार होगा ही। तो अब आप चाहें तो इसके जायके का लुत्फ उठाइए या फिर इसकी खेती करके मुनाफा कमाइए। आप जो भी करिए, लेकिन अपने अनुभव हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट,
मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 012049800000 और 4980011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है ये पता आपने नोट कर ही लिया होगा। इसी के साथ विशेषांक से याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।